question is which of the following statement is false? पहला स्टेटमेंट देखो आप, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले आपको बताता हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, यानी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल एनी वैल्यू 4, 5। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्लियर? इसके लिए आप छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और डिस्टेंस से ही आपको प्रूव करता हूं। ओके, देखो, मान के चलो आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ए और आप पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ गए हो इस डायरेक्शन में, और ये 5 मीटर लंबा है। क्लियर? लेकिन आप फिर वापस पोजीशन ए पे आ गए हो। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सो दैट विल बी 5 + 5 यानी कि 10। देख रहे हो, इसका केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वही उसके ऑपोजिट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर मैं बी तरफ के मोशन को पॉजिटिव ले लूं तो +5 -5 यानी कि 0। देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन का भी ध्यान रखा है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमको तो इसमें फॉल्स निकालना है। दूसरा, Newton's first law of motion gives the definition of force. Yes, again, this is also correct statement. जो पहला law of motion है, that is the law of inertia. This gives us a qualitative definition of qualitative definition of qualitative definition of force. Clear? ये चीज समझ में आई आपको? अब आप अगले में आओ। The microphone converts sound energy into electrical energy. Yes, this is also indeed a correct answer. अब अगला है द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन मीटर। नहीं, ये इनकरेक्ट है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी ये होगा न्यूटन पर मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कैल्शियम? इनमें से किसमें कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है? क्लियर? देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2, यानी कि इसमें हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है। क्लियर? अगला देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा स्टैंड करता है CaSO4.12H2O, अगेन इसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट है। सी में आओ, क्विक लाइम में, ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। डी में आओ, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, अगेन दैट इज कैल्शियम OCl होल ट्वाइस, यानी इन सारे कंपाउंड में कैल्शियम एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन के देखो, चूज द ट्रू स्टेटमेंट, यानी इसमें भी हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। क्या क्या है देखो, पहला है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन दैट ऑफ वायलेट लाइट, यानी यहाँ पे हमको वेवलेंथ के बारे में जानना है। क्लियर? तो आप सभी को विबजियोर के बारे में पता होगा। ठीक है, विबजियोर से हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि जो वायलेट है इसका सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, और रेड जो है इसका हाईएस्ट वेवलेंथ है। क्लियर? यानी कि वेवलेंथ जो है ये इस ऑर्डर में इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं कौन कौन से कलर से, देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, देखो, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन दैट ऑफ वायलेट लाइट। नहीं, जो मेरा पहला स्टेटमेंट है वो तो वैसे ही हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि रेड लाइट का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, यानी दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगले पे आओ, द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ वायलेट लाइट। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला आओ, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन, नहीं, क्योंकि वायलेट का तो वेवलेंथ सबसे कम है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, येलो की जो वेवलेंथ है वो वायलेट से ज्यादा है। यस, क्योंकि इस ऑर्डर में ये इंक्रीज कर रहा है। देयरफॉर डी भी एक करेक्ट आंसर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एज द करेक्ट आंसर। अब आपको अपने एंड पे क्या रखना है, यू नीड टू रिमेंबर द विबजियोर एक्सप्लेनेशन। ओके, आगे बढ़िए। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड अ स्टील फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ये हमको पता चलता है पास्कल्स लॉ के द्वारा। अब देखो, आप पास्कल्स लॉ क्या बोलता है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं पास्कल लॉ के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो वो जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ना, आज के डेट में तो हाइड्रोलिक ब्रेक से ज्यादा हम लोग उसमें दूसरा लिक्विड डालते हैं, लेकिन जो मेन अपना फंक्शन है हाइड्रोलिक ब्रेक का, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ये पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है। पास्कल लॉ ये बोलता है कि अगर हमारा किसी कंटेनर में हम प्रेशर लगा रहे हैं, हर तरफ से अगर इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये जिस भी अलग लिक्विड में या जहां भी जाएगा ये वहां पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा।
क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज पास्कल्स लॉ। आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज टू मेक द पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, यानी कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से जो हमारा एक पॉलीमर है उसको बनाने के लिए इनमें से कौन सा मोनोमर हम यूज करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो मेरा प्लास्टिक है, दिस इज अ पॉलीमर, ये इनमें से कौन से मोनोमर से होके बनता है। क्लियर? तो ये मोनोमर का नाम है बायसफेनॉल ए। ठीक है, बायसफेनॉल ए, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मेन काम होता है, ये हार्ड प्लास्टिक्स को बनाने में हेल्पफुल है। हार्ड प्लास्टिक या फिर हार्ड जो बॉटल्स होते हैं ना प्लास्टिक के, कई बार हम इसे रीयूजेबल बॉटल्स भी बनाते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इससे जो भी बॉटल्स या जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं वो रस्टिंग से फ्री होता है। यानी उसमें रस्टिंग की जो प्रोसीजर है वो या तो डिलेड होती है या फिर बहुत ही कम होती है। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको केटामाइन के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। केटामाइन जो है ना, हम इसको यूज करते हैं एज एन एनेस्थेटिक, एज एन एनेस्थेटिक, यानी ऑपरेशंस में जो हम एनेस्थीसिया देते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये क्या करता है, ये एक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को इनहिबिट करता है और कई बार ये पेन को भी कम करने में इस्तेमाल होता है। क्लियर? सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा बायसफेनॉल ए। क्लियर? आगे बढ़ो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? देखो यहाँ पे हमको जो हम ईटिंग आइटम से वो दिया है और इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो दिया है। क्लियर? देखो सबसे पहले तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, मैक्सिमम को हमको पता है। ठीक है, विटामिन सी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। रेड एंट में हमको मिलता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर? एप्पल में मैलिक एसिड। लेकिन मिल्क में हमको टार्टरिक एसिड नहीं मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि मिल्क का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सार होता है, थोड़ा एसिड होता है, लेकिन मिल्क की जो मेन एसिडिटी है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस से मिल्क थोड़ा एसिडिक होता है, ना कि टार्टरिक एसिड के प्रेजेंस से। ठीक है, और ये मिल्क में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो लैक्टिक एसिड के ऑर्गेनिज्म है जब वो मिल्क के शुगर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसको थोड़ा सा एसिड प्रपोर्शन देते हैं। क्लियर? तो बाकी जो चीजें हैं वो एडिक्वेटली सही मैच्ड है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन अ सॉल्युबल सॉल्ट इज एडेड? तो मेरे पास में एक बीकर में कुछ वाटर है, मैंने इसमें सॉल्ट को ऐड कर दिया और ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट यहाँ पे सॉल्युबल, यानी ये पूरा यहाँ पे डिसॉल्व हो गया है। तो सरफेस टेंशन, इफेक्टिव सरफेस टेंशन पे क्या इंपैक्ट होगा? सरफेस टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ व्हाई इज इट गोइंग टू इंक्रीज? क्योंकि जो हमारा फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। देयरफॉर अगर आप इसमें कोई सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करोगे तो वाटर का सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर हमको निकालना है। चलो थोड़ा सा और हम इसको समझते हैं। मान के चलो ये एक मेरा पूरा एटम है, इस एटम में ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देयरफॉर न्यूक्लियस जो है वो एटम का सबसे डेंस पार्ट होता है और इसके आसपास ये जो शेल्स है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मान के चलो ये एक शेल है, ये एक शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में जानो। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब जो मास नंबर होता है, मास नंबर देखो, इसको बहुत ही लॉजिकली आप इंटरप्रेट कर सकते हो। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो पूरा मास होता है, पूरा मास वो एक एटम के सेंटर पे होता है। सेंटर यानी कि न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर विल बी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन में आओ, क्या हमको यहाँ पे प्रोटॉन मेंशन्ड है? नहीं, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेंशन्ड है। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 22। ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 22 होंगे। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 22 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 24 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 46। ये हमारा आंसर है 46। क्लियर? लॉजिकल? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए। What is the use of monosodium glutamate when it is added to the food? जब फूड में ऐड करते हैं तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या करता है? देखो सबसे पहले तो इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो बहुत सारे फूड आर्टिकल है जैसे कि केचप, सॉस, मस्टर्ड वगैरह, इन सब में
कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंस ऑफ MSG होता है। तो ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज कर लेते हैं हम इसको। ये बहुत ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको जनरली हम लोग चाइनीज एजेंट में भी यूज करते हैं, कुछ चाइनीज फूड में भी यूज करते हैं। सो दिस इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो मोर देन वन करेक्ट, देयरफॉर ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे आओ। द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। चलो देखो, मैं आपको आई कैन डायरेक्टली टेल यू द फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको यहां बताता हूं आप किस तरीके से फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। एक चीज याद रखना कि जिस भी स्केल के बारे में हमको जानना है, जैसे पहले मैं सेंटीग्रेड स्केल लेता हूं, तो न्यूमरेटर में आप जो आपको रीडिंग दी गई है उसमें से सबसे लोएस्ट रीडिंग को आप वहां माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट रीडिंग माइनस लोएस्ट रीडिंग। क्लियर? सिमिलरली फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोएस्ट रीडिंग है वो है 32, हाईएस्ट रीडिंग है 212 माइनस 32। अब ये एक्सप्रेशन बन जाता है हमारा C/100 इज इक्वल टू F-32/180। 0 0 कैंसल, ये 5, ये यहाँ पे 9। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है डिग्री में दिया है हमको, फ़ारेनहाइट के बारे में निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको लिख दो, 9/5 इंटू C इज इक्वल टू F-32। अब 9/5 लिखो, सेंटीग्रेड की वैल्यू 60 डी है, F-32। अब इसको यहां से ऐसे माइनस करो, ये ऐसे कैंसिल हुआ, ऐसे कैंसिल हुआ, तो ये 5 इंटू 12। क्लियर? अब 12 इंटू 9 होता है 108 इज इक्वल टू F-32। सो फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? वही अगर यहाँ पे मैं आपको केल्विन स्केल दे दूं, तो एक और खाली करना है, K-273/373 क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि हम इनमें से, देखो इनमें से कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह हम यूज करते हैं। क्लियर? तो अब हमको ये बताना है इनमें से कौन सा एक नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है। तो जो लेमन ग्रास होता है दैट इज अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। इसको हम और भी बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज यूज इन द फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबूदार, यानी कि इसको हम यूज करते हैं डिओडेंट बनाने में, सोप बनाने में और कॉस्मेटिक्स बनाने में। ठीक है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेमन ग्रास इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। क्लियर? इसको हम लोग अपना फ्लेवरिंग एजेंट के हिसाब से बेसिकली यूज करते हैं। क्लियर? अब आगे देखो, when a raw cucumber is cut and salt is added, then the water comes out due to which of the following process। जब आप खीरा, कुकुम्बर मीन्स खीरा, जब आप इसको काटते हो और जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करते हो, तो आप क्या देखोगे ना कि वहां पे से थोड़ा आपको वाटर का सेक्रीशन होता है। उसके पीछे का रीजन है ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट दिस एक्चुअली ऑस्मोसिस इज, ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से लेके एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन तक जाए। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दिस इज ग्रेटर। क्लियर? जैसे मान के चलो आपकी मेरे पास 100 ml वाटर है, इसमें मैंने 10 ग्राम चीनी ऐड कर दिया, तो जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, और अगर मैं इसमें 20 ग्राम चीनी ऐड कर दूं तब जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो 20 ग्राम वाले में कॉन्सेंट्रेशन विल बी ग्रेटर। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वेयर देयर इज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? इसीलिए, और यहाँ पे हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू अ मेम्ब्रेन, थ्रू अ मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये एक तरफ से मूवमेंट को अलाउ करता है, दूसरे तरफ से अलाउ नहीं करता। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जस्ट इसका उल्टा होता है, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर फिल्टरेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। आप देखोगे आपके घर में जो एक्वागार्ड या जो फिल्टर्स होते हैं, जो कैंट के फिल्टर्स होते हैं, उसमें कैंडल होता है जिसमें आरओ लिखा होता है। आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन द नाइट्रोजन एटम। तो आप सबको पता होगा नाइट्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज लाइक दिस, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जब भी हमको ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक जो बॉन्ड होता है, वन बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड
और बाकी जो दो हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। सिमिलरली एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी 1 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी 2, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप, which of the following type of image is formed by an astronomical telescope? देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पहले क्या होता है, यहाँ पे वर्ड यूज होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मींस कि हम यहाँ पे सेलेशियल बॉडीज को देखते हैं। सेलेशियल बॉडी मान के चलो कि हम अर्थ पे बैठ के आई वांट टू ऑब्जर्व वीनस, आई वांट टू ऑब्जर्व मून। अब अगर कोई ऐसा टेलीस्कोप हो रहा है तो सबसे पहले जाहिर है कि वो इमेज को मैग्नीफाई तो करेगा ही करेगा, डिमिनिश तो वो करने से रहा। क्लियर? देयरफॉर दिस इज अ रॉन्ग आंसर। इसका जो आंसर है वो या तो रियल एंड मैग्नीफाइड होगा या फिर इसमें वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होगा। देखो किस तरीके से हमने बेसिक नॉलेज से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। ये चीज समझ में आई आपको? अब एक चीज याद रखो कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो जो इमेज बनाता है दैट इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। समझ रहे हो? ये तीनों फीचर होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है। क्लियर? चलो अब एक चीज और याद रखो कि इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्रेजेंट, दो कॉन्वेक्स लेंस। इसी की वजह से द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड का तो रीजन आपको पता ही है। क्लियर? आगे बढ़िए। In if a piece of ice floating in a small vessel starts to melt, then what will happen with the level of water? यानी कि बोला जा रहा है एक स्मॉल वेसल में एक हमारे पास में पीस ऑफ आइस, अगर वो पीस ऑफ आइस मेल्ट करता है तो क्या होगा? लेवल ऑफ वाटर बढ़ेगा, लेवल ऑफ वाटर कम होगा। जनरली लोगों को लगेगा इफ आइस इज मेल्टिंग देन द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। क्या होगा कि सिंस द मास ऑफ आइस इज कांस्टेंट, आइस का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना आइस मेल्ट हो रहा है उतना वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर? द मास ऑफ आइस जो है दैट विल बी कांस्टेंट, देयरफॉर द लेवल ऑफ द वाटर इट विल रिमेन सेम। ठीक है? क्योंकि मास में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, इसलिए जो लेवल ऑफ वाटर है वो वहां सेम रहेगा। इसके पीछे एक और चीज समझ लो, जो वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द आइस। यानी मान के चलो कि मेरा मास ऑफ द आइस कुछ m है, कुछ इसमें से वाटर मेरा आइस जो है मेल्ट होके वाटर बन गया, तो इतना प्लेस मेरा डिस्प्लेस हो रहा है। जब इतना प्लेस डिस्प्लेस होगा तो उतना मेरा मास भी तो कम होगा। इसी की वजह से ये इनको बैलेंस आउट कर लेंगे एंड इट विल रिमेन सेम। व्हाट विल रिमेन सेम? द लेवल ऑफ द वाटर। क्लियर? आगे बढ़िए। विथ रेफरेंस टू कंडक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो यहाँ पे मेरे को कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन के बारे में बात करना है। सबसे पहले ये समझो आप कि कंडक्टिविटी होता क्या है। देखो व्हाट इज कंडक्टिविटी? जब भी कोई भी एलिमेंट या कोई भी मटेरियल है इसके अंदर एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर? तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? एक और टर्म होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है? इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स जो है अपोज करे, यानी वो इलेक्ट्रॉन को मूव ना होने दे, उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ठीक है? अब कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में कुछ रिलेशनशिप। ठीक है? सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि कंडक्टिविटी हैज प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। पहले तो ये चीज आप याद कर लो। ठीक है? तो क्या स्टेटमेंट है? कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस? नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। इसलिए ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम क्या क्या यूज करते हैं? जैसे सिलिकॉन यूज करते हैं, जर्मेनियम यूज करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रीन कलर इज सीन इन द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर? तो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, तो जो क्रैकर्स बनते हैं ना उसमें बेरियम का एक कंपोनेंट होता है, एंड व्हेन दिस बेरियम, ये जो बेरियम है, व्हेन दिस बर्न्स दिस शोज ग्रीन कलर। सिमिलरली उसमें एक और मटेरियल होता है स्ट्रोंशियम, और जब स्ट्रोंशियम जब बर्न होता है तो ये क्रैकर को रेड कलर देता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीन कलर ही नहीं याद रखना है, आपको उसमें रेड कलर भी याद रखना है। उसके साथ साथ सोडियम भी अगर आप याद रख लो तो मोर देन बेटर है। सोडियम जो है दिस गिव्स येलो कलर टू द क्रैकर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिगमेंट फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो? तो रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन। ठीक है, हम लोग के जो टोमेटो है वहां पे लाइकोपीन प्रेजेंस होता है। छोटा सा इसके बारे में टिडबिट्स है। लाइकोपीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मिलार्डेट। मिलार्डेट नाम के साइंटिस्ट ने 1876 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है? अब इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, ये जो हमारा पिगमेंट है, ये पिगमेंट है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर? चलो अगले में आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइट येलो कलर ऑफ काउज मिल्क? उसके लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कैरोटीन। ठीक है, तो जो कैरोटीन है जिसके चलते काउ की मिल्क प्रोडक्ट दे आर अ बिट येलो इन कलर। इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट जान लो कि दिस इज बेसिकली अ फैट soluble pigment and it also acts as an antioxidant। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी बिहेव करता है। और ये ना विटामिन ई का प्रिकर्सर, यानी विटामिन ए अगर आपको नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, या विटामिन ई के फॉर्मेशन से पहले ये हमको कैरोटीन बनता है। क्लियर? थोड़ा सा केसीन के बारे में भी जान लो, जब हम सबके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो। केसीन क्यों इंपॉर्टेंट है? केसीन इज अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये तो पता चला कि एक प्रोटीन है दैट कैन बूस्ट मसल ग्रोथ। यानी अगर आपको मसल में ग्रोथ करना है तो हम बोलते हैं ना प्रोटीन खाया करो, ये वही केसीन प्रोटीन है। ठीक है, तो जो काऊ और गोट के मिल्क होते हैं उसमें केसीन भी होता है, लेकिन केसीन के चलते येलो कलर नहीं है, येलो कलर के पीछे का रीजन है कैरोटीन। क्लियर? और जो हमारा विटामिन सी है दैट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is known for the discovery of blood group? तो ब्लड ग्रुप के लिए हम इनमें से कार्ल लैंडस्नर को जानते हैं। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी कब? 1901 में, 1901 में इन्होंने खोज की थी। और वो तीन ब्लड ग्रुप थे, ए बी एंड ओ। बाकी तो सारे इसी के मिक्सचर हैं, जैसे ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव वगैरह वगैरह। अब ये डिस्कवरी के लिए ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930। क्लियर? तो जनरली जो है हमारे पास चार मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, दे आर ए बी एंड ओ। ठीक है, अब इसमें एक आर एच फैक्टर होता है। वो आर एच फैक्टर या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव, जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। क्लियर? अब एक और छोटा सा फैक्ट ये है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। एंड ओ इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, यानी जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? एज सिंपल एज दैट।